100 received on PhonePe. कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि व वक्ता कार्यक्रम का बता रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है कि वे अपने अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार कर्तव्य से स्वागत करें हमारे वक्ता। से निवेदन है वे अपना स्थान ग्रहण करें। डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कटोली से निवेदन है वे मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। Lawyers are the good soldier of the Constitution. On the celebration of Constitution Day, I warmly welcome all the dignitaries on the dais and advocates present here. कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय गणमान्य अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वे थोड़ा सा ध्यान रखने के साथ। बिल्कुल बड़े ही गर्व का विषय है कि हम संविधान दिवस के आयोजन में हमारे बीच में आज सीनियर अधिवक्ता श्री जैन साहब भी उपस्थित हैं कार्यक्रम को सुनने के लिए, परंतु मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। प्लीज सर। पीछे जो भी अधिवक्तागण हमारे साथ मौजूद है उन सभी से निवेदन करता हूं कि वे आगे आकर अपना आसन ग्रहण कर लें। अतिथि सत्कार हमारे बार की परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए
मैं कार्यकारी सदस्य नवेंदु जोशी जी से आग्रह करूंगा वे श्री बीआई मेहता साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। कार्यकारी सदस्य अनिरुद्ध सक्सेना जी से निवेदन करूंगा वे आदरणीय पटवर्धन जी साहब को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अमित अग्निहोत्री जी से निवेदन है वे श्री सुनील जैन साहब का स्वागत करें। प्रियंका पवार जी से निवेदन है वे डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट भोपाल कस्बे जी का स्वागत करें। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वागत भाषण हेतु हमारे सचिव श्री जीपी सिंह जी से आग्रह करता हूं वे मंच पर पधारकर कार्यक्रम में स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। धन्यवाद काफी जी। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को संविधान दिवस पर ये प्रोग्राम जो लॉ लेक्चर सीरीज वर्कशॉप जिसकी नए अभिभाषकों को जरूरत है, उस उपलक्ष्य में कार्यकारिणी के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इस तरीके की से जो बार और बेंच से रिलेटेड और जो चीज जरूरत है जूनियर्स को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी के द्वारा लॉ लेक्चर से वो वर्कशॉप की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रथम सीरीज का जो चरण है उसमें हमारे बार के द्वारा हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय मेहता साहब, सीनियर एडवोकेट आदरणीय पटवर्धन साहब, जो भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में मशहूर हैं, उनके जनरल एटिकेट्स एडवोकेट से क्या होना चाहिए, इन सब और संविधान दिवस के रूप में क्या कार्य करना चाहिए, इनके आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बार एसोसिएशन को बड़ा हर्ष व्याप्त है कि इस तरीके की प्रथम लॉ लेक्चर शुरुआत पर आप लोग पधारें और इन सब चीजों के लिए मैं आप लोगों का सबका हृदय से स्वागत करता हूं और तो आगे की कार्य योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय को। सचिव महोदय ने बहुत ही अल्प समय में संविधान दिवस का आयोजित किया, इसके लिए कार्यकारिणी की तरफ से उनका धन्यवाद भी करते हैं। मैं बीआई मेहता साहब का परिचय देने के लिए प्रियंका पवार जी को आमंत्रित करता हूँ। Seniors, officials and members of the High Court Bar Association. We are very lucky to have such an eminent law personality with us, Bharat Mehta sir. Sir was born in the year of independence of 28/10/1947. After completing his MA and BSc, sir pursued LLB and started practicing before Honorable Court in the year 1968 when he was just 21 years old. Sir has vast experience in almost every field of law, be it civil, criminal, revenue, taxation, labor, claims, constitutional and service matters. Sir also has interested in delivering knowledge to law students as he remained part-time law lecturer since 1980 and was also the in charge of law faculty and HOD PMB Gujarati Arts and Law College, Indore from 1998 to 2000. Finally, the bench recognized the great contribution of Sir and awarded him the designation of Senior Advocate in the year 2014. To everyone who don't know, Sir is also inclined towards politics and has remained President of High Court Bar Association in the year 2008-2009. Thank you.
को आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मंच को सभी आसीन पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। सभी आज मेरे हर्ष का विषय है संविधान दिवस के अवसर पर मुझे ऐसे व्यक्ति का परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके परिचय कराने की किसी तरह कोई मुहताज नहीं। वो हमारे पूर्व बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो हमारे सभी प्रिय आदरणीय गिरीश पटवर्धन साहब थे। उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार। Mr. Girish Patwardhan is generation third lawyer of a lawyer's family. His grandfather set off practice in labor law in 1946 and the legacy has been continuing ever since. He has been appearing in Supreme Court, High Court, Ministerial Tribunals and other tribunals. He is the president of Madhya Pradesh Labour and Industrial Court Advocates Association, Indore, and formerly he was the president of the High Court Bar Association and Labour Law Practitioners Association, Indore. He has been designated as senior advocate by the Honorable High Court of Madhya Pradesh. He is a speaker, writer, and contributor, and has quite a few labor law books published under his name. He was the Urban Council for the election petitions of MLAs, which are contested in the High Court of Madhya Pradesh bench at Indore. He has been the standing counsel of almost all the major industries of Pithampur and Devas for labor law matters. Besides all this, he is a well-known name amongst CA and CS in the Western region for his contribution in the field of law. He recently got awarded the Luminarius Award, the icon as one amongst top 20 lawyers of Central India. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वक्ता श्री गिरीश पटवर्धन साहब से मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हम और आप सब उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। उसके बाद हम जय प्रसाद साहब को सुनेंगे। तो सर्वप्रथम मैं गिरीश पटवर्धन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और जो हमारा संविधान दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और 25 जो नवंबर की तारीख है उसी तारीख को ये जो ड्राफ्ट पढ़ा गया था पहली बार, जो समग्र ड्राफ्ट था वो पढ़ने का काम जो था वो पहली बार 25 तारीख को और 26 को इसे स्वीकार किया गया। उसके बाद इसे आगे बढ़ाया गया। मुझे कहा गया था कि मैं आप लोगों को वकालत के कुछ गुणों के बारे में बताऊं, तो उसके लिए चूंकि मेहता जी हैं मैं वो प्रिविलेज उन्हीं के पास रखना चाहता हूं। आप लोगों से रूबरू होकर आज हम जिस गीत पर बैठे हुए उसी के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। उसी के बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। शायद हो सकता है आपको इन सब बातों की जानकारी हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि चूंकि हम सब अधिवक्तागण हैं और इस संविधान बनाने का इस प्रोसेस में अधिवक्तागण का कितना कंट्रीब्यूशन था ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। कुल 350 के करीब लोग थे जो संविधान सभा के सदस्य थे और उसमें से 250 अधिवक्ता। जो अधिकतर जो कार्य था वो कार्य संविधान बनाने का वो अधिवक्ताओं के द्वारा किया।
अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो ये पूरे वॉल्यूम्स जो हैं ये अवेलेबल हैं, जो डिस्कशन हुए वो अवेलेबल हैं। आप अगर खंगालेंगे, गूगल बाबा है, आपको सब कुछ बता देंगे, पूरी डिस्कशन आपको अवेलेबल और 3 वॉल्यूम्स में वो डिस्कशन है। मैं कल कुछ खोजबीन कर रहा था तो मुझे पता चला कि लोगों ने एनालिसिस कहाँ तक किए हैं। एनालिसिस यहाँ तक है कि कुल कितने दिन चर्चा हुई, तो उस चर्चा के बारे में एक डेटा जो बताया गया वो ये था कि दिसंबर 9, 1946 से जनवरी 27, 1948 तक प्रिलिमिनरी स्टेज की चर्चा हुई और इसके अंदर अनेक कमिटीज बनाई गई, यूनियन पावर कमेटी, कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज वगैरह, इस तरह की अलग-अलग 6 कमिटीज बनाई गई। उन 6 कमिटीज के अलग-अलग मेंबर थे। उन मेंबर्स ने आपस में डिस्कशन करके संविधान के जो अलग-अलग अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को अलग-अलग बनाया, फिर उसको यूनिफाई करने का काम किया गया। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था जिसको हम लोग आज जब एक हमारे पास डीडी बसु की किताब लेकर बैठते तो हमें नहीं समझ में आता कि ये इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, लेकिन वो जब ये एनालिसिस जब देखते तो समझ में आता है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप ये जो इस तरह का जो काम हुआ है, लिटरेरी जो वर्क हुआ है, जो संविधान लिखने का जो काम हुआ है, वो भारतवर्ष में अपने तरीके से जो अलग-अलग देश हैं, इंग्लैंड जैसे देश है, वहाँ पर अलिखित संविधान, कोई संविधान नाम की कोई अलग से किताब नहीं है जो हमारे लिखा गया और इतना एक विशाल ग्रंथ बनाया गया जिसके अंदर भविष्य का विचार करते हुए लगभग हर बात कही। मैं कल क्योंकि मुझे कहा गया कि कुछ बात कहनी है, मैं एक ऐसे खोज में बैठा था तो सेक्युलरिज्म जो है, सेक्युलर वर्ल्ड के ऊपर जो चर्चा हुई है संविधान सभा में, उन संविधान सभाओं में जो चर्चाओं में जो बातें आई हैं वो बातें आज इतनी मौजूद हैं, जो बातें उसमें कही गई। जैसे मैं जब देख रहा था तो मैं छोटा सा पढ़ के बताना चाह रहा हूँ कि एक मोहम्मद इस्माइल साहब थे, उन्होंने सेक्युलर वर्ल्ड के बारे में, जब सेक्युलर वर्ल्ड इंसर्ट करने की बात चल रही थी तो उसके बारे में क्या था कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ सेक्युलर स्टेट टू बैन religious education in state institutions. Sir, it will not be in contravention of the neutrality or secular nature of the state to impart religious instruction. जो बहस आज चल रही है, जो हिजाब की बहस आज चल रही है, वो बहस उस समय भी चल रही है। 70 साल में कोई फर्क नहीं आया है, जो माइंड सेट है उस माइंड सेट को इट इज सेम। के मुंशी ये जो अधिकतर लोग हैं इसमें से, अगर आप जैसा मैं आपको कह रहा था कि अधिकतर लोग अम्बेडकर साहब से लेके तो मुंशी साहब तक सब अधिवक्ता गण, और इन अधिवक्ता गण ने अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन किया है वो कंट्रीब्यूशन दर्ज कर लिया। मैं आपको बता रहा था कि प्रिलिमिनरी स्टेज की जो पहली बैठक थी वो पहली बैठक 48 तक चली, फिर उसके बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग था वो नवंबर 14, 1949 से नवंबर 26, 1949 तक। ये इस तरह के थर्ड रीडिंग के बाद इस संविधान का जो मसौदा है उस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया और उसके बाद उसे आगे बढ़ाया। उसके बाद हमने 26 जनवरी को उसे अंगीकार किया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। किन-किन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये एनालिसिस जो मुझे मेरे हाथ में आया है वो ये बताता है कि अंबेडकर साहब का जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा। अंबेडकर साहब ने जो असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो बातें कही वो शब्द थे 2,67,544। इसने कितना बोला एक नाम और है इसके अंदर जिनका कंट्रीब्यूशन जो है वो एक हरिकृष्ण कामत साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,88,000 का था और
पंडित नेहरू भी इसके सदस्य रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 73,804 शब्दों का था। ऐसे अलग अलग ये इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, इसका भी एनालिसिस जो है वो आपके पास उपलब्ध है। महिला वर्ग का, महिलाओं की तरफ से करीब करीब 10 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी और उनकी तरफ से जो पूरा बनाया गया उस संविधान के मसौदे में 2% का योगदान उनका था। तो महिलाओं का, अधिवक्ताओं का, डॉक्टर का और इस तरह के ये जो विभिन्न वर्गों से आने वाले लगभग प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे और उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से आज ये संविधान हमारे हाथ में आया है और इसलिए इस संविधान दिवस का हमारे लिए अत्यंत बहुत ज्यादा महत्व है। इसको धीरे धीरे इवॉल्व किया गया, जो अमेंडमेंट्स आए सरकारों ने उनके माइंडसेट के हिसाब से, उनकी पॉलिटिकल दृष्टि को देखते हुए, पॉलिटिकल माइलेज को देखते हुए उसमें परिवर्तन की, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन जो मूल भावना है वो मूल भावना इक्वलिटी, ये हमारे संविधान की मूल भावना है और वो उस मूल भावना को अभी तक धक्का नहीं लगा है, ये हमारे लिए सबसे संतोष का विषय। तो मित्रों, मेरे लिए आज ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। अगली बार जब हम बैठे तो मैंने कहा है कि मेरी तरफ से आप जब भी कहें मुझे इसी विषय पर अगर आप बोलने के लिए बताएंगे, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। और बड़ा सा टीवी सेट है, इस टीवी सेट को हम लोग जब मैं अध्यक्ष था उस समय हमने इसका उपयोग जो है एक प्रोजेक्टर को लगाकर पीपी जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम लोग करते थे, वो हम कर सकते हैं। आप जब कहेंगे तब हम उसके लिए तैयार रहेंगे। मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था, Constitution is not a mere lawyer's document. It's the vehicle of life and its spirit is always the spirit of age. Now, going to the further, I request B.I. Mehta Sahab to come and address the questions. Please, sir. श्री गिरीश पटवर्धन साहब, श्री जैन साहब, हमारे जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री कजोलिया जी, हमारे जीपी सिंह साहब एवं समस्त मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से मैं बधाई देता हूं और कल अपने देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। वैसे कल का दिन है वो, परंतु चूंकि छुट्टी है 26 तारीख को, इसलिए आज ही उसका उपयोग अपन ने करना शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छी पहल की गई है अपने द्वारा कि जिसके अपन सभी लोगों को सुनने और सुनाने का और एक दूसरे को के व्यूज एक्सचेंज करने का अपने को मौका मिला है। मैं इस अवसर पर मुझे जो शब्द का टॉपिक दिया गया है वो ये है कि वकील लोगों का जज साहब कोर्ट के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, जजेस का वकीलों के साथ किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए, इस बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस कार्य के लिए अपन वकील लोगों को शुरुआत करना चाहिए कि आपस में पहले तो अच्छे संबंध अपने बने रहना चाहिए। और वैसे है काफी इंदौर के अपने अभिभाषकों के बीच में तो इतना अच्छा है कि एक दूसरे से अपन लोग बात कर लेते हैं और एक दूसरे से अपन सब एक्सचेंज ऑफ टॉक्स कर लेते हैं। दूसरे शहरों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु इंदौर में इस बारे में बहुत अच्छी वकालत अपना
है और अपन लोगों के संबंध एक दूसरे से बहुत अच्छे हैं। क्यों? अदरवाइज तो वी आर ऑल कॉम्पिटिटर्स। एक दूसरे के कहीं आपके यहाँ से फाइल मेरे यहाँ आएगी, मेरे यहाँ से फाइल आप उनके यहाँ जाएगी, ऐसा होते रहता है। पर फिर भी अपने संबंध जो है वो कायम रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो क्यों रहते हैं अच्छे? उसका मुख्य कारण यह है कि इंदौर की जो जनता है और इंदौर के जो वकील का अपना समाज है वो इतना शांति प्रिय है कि सब चीजों को टॉलरेट कर लेते हैं। अपन सभी चीजों को टॉलरेट करते हैं, इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, आइदर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन द हाई कोर्ट। अपन सभी लोगों के साथ में अच्छे संबंध बना के रहते हैं और बना के चलते हैं। उसके कारण आपस में झगड़े बहुत कम होते हैं। अब होना शुरू होते हैं कभी कभी, अब कभी गलती से दोनों की किसी भी पक्ष की गलती हो सकती है। उसको तो सही कौन है झूठ कौन है ये तो बाद में तय होता है, परंतु शुरुआत इसकी जो है वो अपने वकील मित्रों के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखने के कारण झगड़े कम होते हैं। और वकील लोगों ने किस प्रकार से न्यायालय में कार्य करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जज साहब से वकील लोगों के बिहेवियर के बारे में। एक बार मैं एक केस में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पे क्रॉस कर रहा था एक विटनेस को, और दैट वाज अ पिजियन होल क्रॉस एग्जामिनेशन इन अ सिविल केस। तो मैंने उनको बताया कि ये देखिए आपकी सही है क्या? उन्होंने कहा है सब मेरी सही है। फिर मैंने उनको पूरा बताया कि आपको पूरे रीपेमेंट की पूरा पेमेंट आपको हो चुका है, उसकी रसीद है ये। तो एकदम जो जज साहब थे वो और साहब ये तो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, रिसीट है तो प्रॉपरली स्टैम्प, अनस्टैम्प है तो इसके ऊपर आपको ड्यूटी और पेनल्टी लगेगी, तो वो आप जमा करा दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। मैं कहा सर आप जवाब और लिख लें सब चीजें कि ये इन्होंने मंजूर किया और इसका ऐसा ऐसा हुआ, और फिर आप उसका आपत्ति लेके इन्फॉर्मिंग कर दीजिए, मैं क्या फीस भरा देता हूँ अभी पक्षकार। नहीं, पहले आप भर दीजिए। पहले हमने भर दी और फिर बाद में हाँ चलिए मिस्टर गवाह आपके, हाँ मैं तो सवाल पूछिए आप। मैंने फिर पूछा उनको ही सवाल, तो विटनेस टू द हिंट एकदम ही चेंज हिज वर्शन, और उसने एकदम पलट के कह दिया सर वो मेरे सिर के दिखते हैं पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। एक सेकंड में वो पलटी खा गया। तो मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा सर आपने ऐसा कहे कि विटनेस को हिट कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले जो हाँ कहा था उसने वो पलट के अब बोलता मैं नहीं ना मना कर रहा है। तो ये बड़ा आपने गड़बड़ कर दी। उसके रिजल्ट ये रहेगा कि मुझे अब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के भी बयान कराना पड़ेंगे, ये तकलीफदायक काम हो जाएगा। तो जज साहब एकदम खुश हो गए, मेरे को बोलते हैं मैंने साहब आप आजकल कॉलेज में जा रहे हैं क्या? अभी मैंने कहा कॉलेज में मैंने नहीं जा रहा हूँ। और उन्हें एक सब्जेक्ट रखना चाहिए कि कैसे वकीलों ने जज के साथ में बिहेव करना चाहिए, वो भी एक आप लोग टीचिंग में रखे ये सब्जेक्ट के बताओ। मैंने कहा सर क्या बात हो गई है? तो मेरे को मालूम था कि ये घटना के मेरे साथ में जो ये हुआ घटना, उसके 2-3 दिन पहले एक मेरे खास मित्र ने क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसी टाइप से किया और वही जज साहब के यहाँ पे, और वो जज साहब बीच में घुस गए और उन्होंने कहा कि साहब हाँ ये ऐसा थोड़ी इसका जवाब होता है, ऐसा कुछ तो भी बोल गया। तो वो वकील साहब ने सीधा उनको शॉट मारा, सर इनके बजाय तो आप ही गवाह देने आ जाइए ना, आप विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाइए, आप गवाह दे दीजिए। तो बोले दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू टू लॉयर्स। आपने उसको कितना ढंग से हैंडल कर लिया, और वो मेरे आपके जो विद्वान मित्र मेरे थे वो उन्होंने मेरे को उस दिन लिखे जवाब दे। इसलिए मैंने कहा कि आप कॉलेज में अगर अभी भी जाते हो तो कॉलेज में बच्चों को ये शिक्षा भी दीजिए कि हाउ टू बिहेव इन द कोर्ट विद द जज। तो मैंने कहा सर वो हम लोगों को पहले से ही सिखाया गया है कि कभी भी जज से भाई अफरल वी हैव टू टेक द डिसीजन फ्रॉम यू। एंड इंग्लिश में जो कहावत है कि ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कुछ फायदा लेना हो उनको कभी भी नाराज नहीं करना। If you can't afford to pick up quarrel with a person
who is going to deliver you the goods. ये अंग्रेजी कहावत है। तो उस हिसाब से हमको ये मालूम है कि आप भी हमें जजमेंट तो आपसे लेना है, हम अभी आपको भी दो चार बातें सुना सकते हैं, पर वो सुनाने का रिजल्ट क्या होगा मेरे क्लाइंट को भुगतना। ये आप दावा सीधा आगे पीछे जब तक आप इस केस में रहेंगे उस दिन तक आप उसको हमारे खिलाफ ही डिसाइड करेंगे, ये सोच के कि उस दिन मेहता साहब ने मेरे को दूसरा सा शॉट दिए थे, सुनाया था, इसलिए उसका नतीजा चीजें आएगी नहीं रिकॉर्ड पे, परंतु ये दिमाग में तो आदमी के रहता ही है कि वो मैं उसका नुकसान मेहता को कर दूंगा। मेरा तो नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, अपील की फीस मिलेगी, पर उसका का नुकसान हो जाता है। तो वकील के किसी भी प्रकार के जज से झगड़ने से, नाराज होने से या कुछ भी अनशन बोलने से नुकसान वकील का तो नहीं होता है, पक्षकार का जरूर होता है। और वकील का नुकसान कभी कभी ये हो सकता है कि वो जज साहब जब आपस में बात करेंगे, जैसे आज हमारे मित्र लोगों के साथ हम बैठ के बात करते हैं, वो जजेस भी आपस में बैठ के बात करते हैं और वो कहेंगे कि अरे यार मेहता इस प्रकार का आदमी है, ऐसा ऐसा झगड़ा करता है, तो मेहता की रेपुटेशन बन गई जगरेटी वकील है, विद द रिजल्ट के मेरे दो चार केसेस में नुकसान होने की संभावना बढ़ गई। इसलिए वी कांट अफोर्ड टू टेक pick up quarrels with the person who is going to deliver you the goods। ये सिद्धांत लागू रखते हुए आप दिमाग में अगर आपने ये रखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं। वकालत का जो सिद्धांत है, ऐसा ही दूसरा सिद्धांत ये है कि सामने वाले वकील से भी आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। दो वी आर फ्रेंड्स, वी आर ओपोनेंट्स, और हम लोग एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में हमारा व्यवहार उसमें भी बिल्कुल बराबरी का रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यूँ हूँ और आप यूँ हो, ऐसा कभी हम सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। और कभी ये ना समझे कि अरे तुम तो नए हो, तुम क्या मेरे को हराओगे, ये वो आप जीतोगे या हारोगे बात की बात है, पर मेरा पतन शुरू हो गया। जहाँ जिस दिन मैंने ये सोचा, ये समझा कि मैं तो बहुत होशियार हूँ या बहुत बड़ा वकील हूँ, और ये सामने वाला तो अभी जस्ट बिगिनर है, 2 साल की वकालत है या 1 साल की वकालत है, 5 साल की वकालत है, ये मेरे को क्या हराएगा या ये मेरे को क्या ज्ञान देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वकील को हमेशा अपने एंटीना जो है नॉलेज गेनिंग के लिए वो ओपन रखना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज किसी से भी सीखने को मिले वो सीखने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होने की संभावना है कि अब हम लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं बड़ा हूँ आपसे उम्र में तो मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, नहीं, आप भी तो मेरे को कुछ चीज सिखा सकते हैं कि साहब ये चीज ऐसी नहीं होती, ऐसी होती है। जैसे आप कंप्यूटर का है, आई एम 00 इन कंप्यूटर, मैं कभी करता नहीं, कंप्यूटर का यूज ही नहीं करता हूँ। एक आध बार बैठा क्योंकि आई वॉज अ वेरी गुड इंग्लिश टाइपिस्ट, तो मैं उसके हिसाब से मैं एक बार बैठा और मेरे सारे बीएससी के नोट्स वोट्स में इंग्लिश में सब बनाता था, तो मेरे को वो जमता था। अब वो जब एक दिन कंप्यूटर पे बैठा तो वो मेरे को डर लगने लग गया कि कहीं तार करने में 2-4 बार टूट नहीं जाएगी, इसका कीबोर्ड बहुत माइल्ड रहता है ऐसा लगता है। तो वो मैंने उस दिन से कंप्यूटर पे बैठना, मैं बैठता ही नहीं कभी, विद द रिजल्ट की रीडिंग मेरा और अच्छा हो गया। आई एम स्टिल रिक्वायर्ड टू रीड एटलीस्ट 400 to 500 पेजेस अ डे ऑफ एनी जर्नल। जो भी जर्नल में सब्सक्राइब करता हूँ मैं, मेरा उसी से पढ़ता हूँ। मेरा सन है वो भी प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, पर वो पढ़ने वढ़ने वाली बात नहीं करते हैं। वो जो मैं खास बता देता हूँ कि ये जजमेंट बहुत अच्छा है, उसको वो पढ़ लेते हैं, बाकी ऊपर से जैसा उनके वो जब जरूरत पड़ेगी तब वो 1 सेकंड में ले लेंगे कंप्यूटर पर टिक करके ले, और वो उस मामले में मैं बिल्कुल जीरो। तो मेरे को बिल्कुल तकलीफ होती है कि मैं कर ही नहीं सकता हूँ। आपने कहा कि मैसेज तो इसको इधर से उधर भेज दो, मैं नहीं कर सकता। मैं केवल चालू करना, बंद करना और वाइब्रेशन पे लाना है, 2-4 चीजें जो उसके है फंक्शन वो ही करता हूँ, उसके अलावा भेजा कोई करता ही नहीं। तो वो गलती है ये, वकील ने सब चीजें रखना चाहिए, ध्यान रखना। एवरी वॉक ऑफ लाइफ का उसको कुछ न कुछ नॉलेज होना जरूरी है।
अरे वो ये चीज़ ऐसी है कि जो अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। मैं मेरे बच्चों को भी कहता हूँ मेरे को थोड़ा सा आइडिया दे दो, सिखाओ मेरे को। बोले आपको सिखाने में हम भूल जाएंगे। मैंने छोड़ो जाने दो इस चीज़ को, अपन बगैर कंप्यूटर के ही रहेंगे और कंप्यूटर का कुछ भी जरूरत हो फिर बच्चों को कह सकते कि ये कर लेना, तो फिर वो मैं बहुत आराम में रहता हूँ। पर ये अपना जो भी ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेने का जरूर प्रयास करें, ये खास जरूरत है। और कोर्ट में भी जज से आप अपेक्षा ये ना रखें कि ये मेरे को फेवर की ही चीज करेंगे और फेवरेबल ऑर्डर ही देंगे। एंड डोंट बी वन विद द क्लाइंट। पक्षकार के लिए आप खूब मेहनत कीजिए, खूब काम करें, आप अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें मुकदमे की, परंतु ये मुकदमा जैसा मेरा पर्सनल है ऐसा अपन उसमें इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि नहीं तो टेंशन आने की संभावना ज्यादा रहती है। और सिंपल रीजन कि अगर आपने ये सोचा कि मैं ये मुकदमा मेरा है और इसको तो मुझे कैसे भी करके जीतना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय हुक और क्रुक, मुझे जीतना है ये मुकदमा, ये कभी दिमाग में मत रखिए। यू डू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, दैट्स ऑल। सिंसियरली जितना हमारे में भगवान ने ग्रे मैटर दिया है यहाँ पे, उसका हम पूरा उपयोग करके सब काम करेंगे। और दूसरा अपन ये रख सकते हैं कि भाई कितना भी आप मेरे को 100 रुपये बिल दें और सामने वाला मेरे पास 5 लाख रुपए भी लेके आ जाए तो उसको मैं पकड़, ये आप अपने दिमाग में बना के रख लें। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज यू, बाद में देती है, शुरू में नहीं देती, ये भी है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने जो नए नए वकील मित्र आते हैं वो साल भर 2 साल 5 साल बाद में, पहले शुरू में स्कूटर पे आते हैं, फिर 2 साल 4 साल बाद एक गाड़ी में आते हैं, फिर और बड़ी कार में आते हैं जो हमने भी नहीं देखी होती है, वो कार में वो आते हैं। तो हमको लगता है कि देखो इन्होंने कितना इतनी छोटे टाइम में कम समय में क्या इम्प्रूवमेंट कर लिया। और तब बाद में मालूम पड़ता है कि वो गड़बड़ सड़बड़ का भी काम करते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर कोई भी वकील इतना नहीं कमा सकता है ईमानदारी से कि कितना होशियार हो कि वो 5 साल के अंदर बड़ी गाड़ी में, बुरा मत मानेगा जो भी मेरे मित्र लोग आप लोगों के पास जिसके पास भी बड़ी कारें हैं या बड़ा वाहन है, तो इसका मतलब मैं उनको कह रहा हूँ ऐसा ना समझें, परंतु ये चीज आप मान कर चलिए कि 2-5 साल की वकालत में आप कितने ही होशियार हों, आपके पास कितना ही काम हो, इतना तो हो ही नहीं सकता है वकील के पास काम, तो आप दिन में 24 घंटे से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते, तो कहाँ से इतने सारे पैसे आएंगे। मतलब ये उसका चूंकि इसलिए आप गणित लगा लीजिए कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ चाहिए, तब जाके इतना शॉर्ट पीरियड में इतने ज़्यादा पैसे कमाए। क्योंकि हम लोगों को वकालत के शुरुआत तो करने के बाद लाख रुपए पर मंथ कमाने में बाल आधे उठ गए, उससे ज़्यादा कमाने में करीब करीब पूरे ही काम हो जाएंगे का। तो ये कब पॉसिबल है कि जब आप ये पूरे ढंग से काम करते हैं तभी ये चीज पॉसिबल है। छोटे से समय में ये काम नहीं हो सकता। इसलिए ये चीज का ध्यान रखें कि अपने को जो भी काम करना है वो ईमानदारी से करना है और ऑनेस्ट और लेबर खूब कीजिए, आप उसमें कोई मनाही नहीं है, परंतु जीतना ही है कैसे भी करके, ये चीज दिमाग में। एंड डोंट बी वन विद द क्लाइंट। जब आपने बहस कर दी खत्म, आपका वकील काम खत्म हो गया। जजमेंट देखने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं, जाकर आप देख लें, उसमें कोई मनाही नहीं है, बुराई नहीं है, परंतु यार मेरे को देखना है कि ये जजमेंट में मेरे शब्द का लिखा है कि नहीं, ये वो जजमेंट में ये ध्यान रखना है ये। और कभी इस जज से या किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज की अपेक्षा ना रखें। खास करके अपने प्रोफेशन में आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप मेरे लिए ये काम करेंगे और आपने वो काम करने में आपकी भले पूरी कैपेसिटी लगा ली आपने, पर मेरा काम नहीं हो पाया फॉर एनी रीजन। आपको मुझे ये लगेगा कि अरे ये तो मैंने गलती कर दी, ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आपके हिसाब से आप बेस्ट ऑफ योर
एबिलिटी सब काम अपना करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और कभी ये एक्सपेक्ट कहीं से भी ना करें कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपका ये काम करूँगा तो आप मेरे लिए वो रिटर्न देंगे। नहीं, मेरे को काम करना था वो मैंने आपका कर दिया, खत्म, भूल जाओ। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आजकल के ज़माने में देखते हुए और आजकल के प्रोग्रेस को देखते हुए जो फटाफट हर एक चीज़ एवरीथिंग इन बिल्कुल फास्टेस्ट वे में आ रही है, तो इतने फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप अंग्रेजी की कहावत का ध्यान रखें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए तो आप ज़्यादा सॉलिड काम कर पाएंगे और सॉलिड चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि जितनी जल्दी आप ऊपर आएंगे उतनी जल्दी आप नीचे भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं आएंगे पर आ सकते हैं। परंतु अपने को ये मान के चलना कि अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप आगे जल्दी से ऊपर सभी से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो संविधान की शपथ दिलाएंगे। ये भारत का संविधान की शपथ सब लेंगे, इंक्लूडिंग मुझे भी लगेगा ना ये हम भारत के लोगों को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सभी कार्यक्रम से निवेदन करता हूँ वे श्री B.I. मेहता साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करें।
कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करने के पूर्व एक सूचना है। श्री सुनील जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। कल अधिवक्ता परिषद का एक कार्यक्रम है जिसमें बासुरी सराज विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप वहाँ पर भी उपस्थित रहें और कार्यक्रम का लाभ। आभार प्रदर्शन के लिए संयुक्त सेक्रेटरी से आग्रह करता हूँ वे आए और आभार प्रदर्शन करें। आज उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के कार्यक्रम में एक और लेक्चर और पहले वर्कशॉप जो कि आज संविधान दिवस के मौके पर आयोजित किया गया है, इसमें हमारे मुख्य वक्ता वरिष्ठ अध्यापक श्री वी.आई. मेहता साहब, वरिष्ठ अध्यापक श्री गिरीश पटवर्धन साहब, वरिष्ठ अध्यापक श्री सुनील जैन साहब एवं हमारे जिला कोर्ट बार जिला न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री गोपाल सचोलिया जी एवं जिला न्यायालय प्रशासन संघ के समस्त पदाधिकारियों का मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आभार व्यक्त करता सभी को सूचना है, अल्पहार की प्रबंध है, सभी लोग धन्यवाद।